पर चढ़ी लताओं को लीनिया कहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3, शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल क्या है? खजूर, खट्टे फल, अनाज या फिर गन्ना? तीसरा प्रश्न आपके सामने। गुड मॉर्निंग आप सभी को, जितने भी लोग इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज की इस क्लास में। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने, तो यहां पे आंसर जाएगा अनाज के साथ। अब अनाज में कई सारे अनाज आ जाएंगे, ठीक है, फल नहीं है, गन्ना नहीं है, अनाज जो है इसके अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4, कहा जा रहा है सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? सूरजमुखी के साथ, मटर के साथ, मक्का के साथ, गेहूं के साथ? प्रश्न संख्या 4 आपके सामने। तो सरसों और गेहूं को आप एक साथ बो सकते हैं मिक्स करके, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र विश्व का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है? अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे, तो आपको भी अगर किसी प्रश्न का आंसर पता होगा तो आप देख करके ही बता देंगे, नहीं पता होगा तो आप ज्यादा समय लेंगे। तो आपको कम समय में अधिक प्रश्नों का आंसर करना है। 5वां प्रश्न आपके सामने, आंसर जाएगा यहाँ पे स्टेपी क्षेत्र को ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्रश्न संख्या 6, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन, निकोलस टाल्मी, नॉर्मन बोरलॉग या फिर फ्रेडरिक हैमिल्टन? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है किसको? एमएस स्वामीनाथन को। अब क्रांतियों की बात आई है तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है, आपसे पूछ लेता है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, है ना, ऐसे सभी क्रांतियां आपको पता होना चाहिए। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से है, पेट्रोलियम पदार्थ से किससे है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े या फिर इसके बारे में बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, तो यहाँ पे जान लेते हैं हम क्रांतियों के बारे में, थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। भारत में जितनी भी क्रांतियां उनके बारे में फटाफट से आपको बता देते हैं। हरित क्रांति आप सभी जानते हैं खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली, काली क्रांति की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोलियम और खनिज पदार्थों से संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है आपकी ग्रे क्रांति यानी धूसर क्रांति, रजत क्रांति का संबंध अंडा से है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी उत्पादन से है, इसमें शहद भी आ जाता है, इंद्रधनुष का संबंध है किससे है? तो ये सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर के चलती है, मतलब हरित, पीली, नीली, इन सब को साथ लेकर के चलती है। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? मिट्टी को उन्नत बनाना, लोन देना, गोल गोल होता है आलू, तो आलू का संबंध किससे है? गोल क्रांति से। 7वां प्रश्न देखिए, उत्तर पूर्व भारत में झूमिंग, मलेशिया में लद्दाख और जैरे की तराई में मासोले थे, ये स्थानीय शब्द क्या बताते हैं? क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? झूमिंग, मलेशिया में लद्दाख, ठीक है, जैरे की तराई में मासोलो, ये जो स्थानीय शब्द हैं इस किसके बारे में प्रयोग किए जा रहे हैं? 7वां प्रश्न आपके सामने, आंसर जाएगा यहाँ पे स्थानांतरित कृषि, जिसको आप झूम खेती भी कहते हैं। भारत के मेघालय राज्य में, मिजोरम में ज्यादा होती है ये, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए हमने झूमालय लिख दिया, झूम खेती, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पंपास, डाउन्स, प्रेरीज या फिर लानोस? प्रश्न संख्या 8 आपके सामने, आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए पंपास कहलाते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका? तो सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे बड़ा नहीं पूछ रहा है। यूरोप जो आप लोग बता रहे हैं या एशिया बता रहे हैं, एशिया सबसे बड़ा है ना, बट यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा, तो यहां पे आंसर जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, आप सभी का जुड़ने के लिए क्लास से बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारतीय व्यक्ति, हाँ, सबसे विश्व में सबसे बड़ा एशिया है, बिल्कुल सही। पहला व्यक्ति आपसे पूछा जा रहा है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने,
आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? तो यहां पे जाएगा एमेंडसन, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से आंसर करिएगा। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। ठीक है, बोर्नियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन व फिनलैंड मिलकर के क्या कहलाते हैं? नीदरलैंड, स्कैंडिनेविया, बाल्कन या फिर ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ? देखिए तीनों मिल रहे हैं, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन मिलकर के ये कहलाते हैं स्कैंडिनेविया। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में है? माजुली क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में है ये। राज्य की बात करें तो असम। अब असम के किस जिले में है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। तो गुवाहाटी से लगभग 400 किलोमीटर दूर पर स्थित है ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच ये फैला हुआ है और इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में हुआ था। इसके उत्तर में खेरकुटिया नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ। और अगर हम बात करें यहाँ पे दिए गए विकल्प के हिसाब से तो यहाँ पे आंसर जाएगा जोरहाट के साथ। ठीक है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। जोरहाट एक शहर है, उसी जलमार्ग से ये जुड़ा हुआ है। निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? बर्मुडा, सीरिया, नाइजीरिया या फिर वेटिकन। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। आंसर जाएगा यहाँ पे वेटिकन के साथ, अर्थात इस प्रश्न का आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ऑप्शन यहाँ पे जिन लोगों ने बताया है बिल्कुल सही है, वेटिकन, वेटिकन सिटी। ठीक है, अगला देखिए, एशिया का क्षेत्रफल डैश मिलियन है, कितना है? वेटिकन सिटी राजधानी है। ठीक है, हाँ, पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है, 44 हेक्टेयर पे ये बसा हुआ है। ठीक है, इटली के शहर रोम के अंदर स्थित है और इसकी राजभाषा की बात करें तो लातिनी है। प्रश्न संख्या 15, एशिया का क्षेत्रफल कितना है मिलियन वर्ग किलोमीटर में? एशिया का क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने। तो लगभग 44.5 फीट। तो यहां पे अब इसके करीब वाला ऑप्शन यही मिलेगा, 44 या फिर 45 दिया होता तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। किस देश में हिरन सबसे अधिक हैं? सबसे ज्यादा हिरन कहां पाए जाते हैं? प्रश्न संख्या 16। क्वेश्चन नंबर 16, केन्या, भारत, अर्जेंटीना, नाइजीरिया। प्रश्न संख्या 16, आंसर बिल्कुल सही है यहां पे भारत में। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। शिंटोइज्म एक धर्म है जो कहां के लोगों द्वारा माना जाता है? जापान, चीन, मंगोलिया, इनमें से कोई नहीं। तो जापान में इस धर्म के लोग होते हैं शिंटोइज्म। अब बात आई है जापान की, तो जापान की राजधानी आप सबको पता होना चाहिए, आप कहेंगे टोक्यो है। तो जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो हो गई, मुद्रा क्या टका है? मुद्रा। और एक प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? टका नहीं है, जापानीज येन है, जापानीज येन है। ठीक है, जापानीज येन है जापान की मुद्रा। जापान की संसद को क्या कहते हैं बताइए? प्रश्न संख्या, तो डायट कहते हैं, जापान की संसद को डायट कहते हैं। ठीक है,
तो शिंटोइज्म के बारे में जो आपसे पूछा जा रहा था, ये जापान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी कहाँ से शरणार्थी आते हैं? यूरोप से, अफ्रीका से, एशिया से, लैटिन अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 18, तो सबसे ज्यादा आते हैं अफ्रीका से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? अभी अभी हमने आपको बताया एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न, सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश कौन सा है? यूएसए, चीन, कनाडा, रूस। सबसे ज्यादा भूमि किसके पास है, भू परिमाण? तो आंसर जाएगा यहां पे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा। अब रूस की राजधानी मॉस्को है, सबसे बड़ा नगर भी मॉस्को है। रूसी यहाँ की भाषा है। प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न देखिए। और रूस के साथ नॉर्वे, फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, इन देशों की सीमाएं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। जल से, पहाड़ से, जंगल से, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने, 21वां प्रश्न। आंसर होगा यहां पे किससे घिरा होता है, बताइए? तो जल से घिरा होता है। ठीक है, प्रायद्वीप जो है भूमि का एक फैलाव है। किससे घिरा होता है? क्या जल से घिरा होता है, पहाड़ से, या जंगल पे? मतलब किसको हम प्रायद्वीप किसको कहते हैं? लाइक तो आपने कर दिया है, लेकिन आप लोग संख्या नहीं बढ़ा रहे। जितने लोग क्लास में डेली आते हैं बस वही रेगुलर आ रहे हैं। कुछ नए लोग आएंगे क्लास में तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा चैनल आगे ग्रो करेगा तो हमें काम करने में थोड़ा सा और मजा आएगा, मतलब मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल सही है ए ऑप्शन जो लोग लगा रहे हैं। ठीक है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा, उसी को कहते हैं हम प्रायद्वीप। जो समुद्र से घिरा, समुद्र में जल ही तो होगा, मिट्टी तो होगी नहीं। तो यहां पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न देखिए। ब्लैक पगोडा कहाँ है? मिस्र में है, श्रीलंका में है, कोणार्क में है, या फिर मदुरै में है? ब्लैक पगोडा। क्वेश्चन नंबर 22, आप सबको पता है, बस पूछने का तरीका बदल गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसी को कहते हैं ब्लैक पकोडा। पकोड़ा नहीं भाई, पगोडा। ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसका है? किसका है ये? तो सूर्य देवता को संबंधित, मतलब देवता को समर्पित है ये। यूनेस्को के द्वारा 1984 में इसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी मिला था। तो ये कोणार्क में है, याद रखिएगा, कई तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। किसने इसका निर्माण किया था? तो राजा नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन में आपको प्रथम भी देगा, द्वितीय भी देगा, तृतीय भी देगा। 1250 में राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। 3 हिस्से हैं इस मंदिर के, नृत्य मंदिर, जगमोहन और गर्भगृह। अगला देखिए, लीबिया किस महाद्वीप में है? थोड़ा सा ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा है आज के। लीबिया किस महाद्वीप में है? प्रश्न संख्या 23 आपके सामने। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब बात आई है लीबिया की। लीबिया की बात आई है तो लीबिया के बारे में कुछ आपको जानकारी होना चाहिए। लीबिया के प्रधानमंत्री कौन है ना? राजधानी क्या है? मुद्रा क्या है? ऐसी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर तो आप भी दे चुके हैं, बताइए।
हाँ, राजधानी बताइए। एक ही दो लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए नीले कलर का जो कमेंट आ रहा है उसको आप लोग देखा करें, नीचे कमेंट में हम पिन कर देंगे। तो बढ़िया जानकारी यहाँ पे आपको मिल रही है। ये जो है नॉर्थ अफ्रीका की, नॉर्थ अफ्रीका में है, नॉर्थ अफ्रीका महाद्वीप में है लीबिया देश आपका। कैपिटल है इसकी त्रिपोली, TRIPOLI। करेंसी है यहाँ की करेंसी है लिबियन दिनार। ठीक है, क्या करेंसी है यहाँ की? लिबियन दिनार। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ? लिबिया के प्रधानमंत्री पूछा जा सकता है आपसे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लिबिया के प्रधानमंत्री हैं फैज अल सराज। अगला प्रश्न देखिए, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? घाना, रोडेशिया, तंजानिया, जायरे। कुछ आप बेहतर जरूर यहां से आप सीख पा रहे होंगे। प्रश्न संख्या 24 के लिए आंसर जाएगा यहां पे जायरे के साथ, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 6B द्वीप किस खाड़ी में है? हडसन की खाड़ी, अरब की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, सेंट ऑरेंस की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। तो 6B ये आपका मैक्सिको की खाड़ी में है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोआला भालू मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? कोआला भालू कनाडा में, हॉलैंड में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न संख्या 26, बिल्कुल नया प्रश्न आपके लिए होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाए जाते हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, और प्रश्न संख्या 27 आपके सामने। तंजानिया के पास जंजीबार है, आंसर होगा यहाँ पे 27 के लिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? प्रश्न संख्या 28। आबसीनिया, कांगो, गोल्ड कोस्ट, टंगानिका। यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 29, 30 प्रश्न कराने के बाद आपको सभी प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे हम, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। पेरू का सामान्य भारवाहक पशु है? ऊंट, याक, लामा, आइबेक्स। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, बहुत बढ़िया। एक बार आप सभी लोग लाइक करेंगे, सभी लोग लाइक करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो भी लाइक करेंगे। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन सभी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आंसर जाएगा लामा के साथ। ये कहां पाया जाता है? लामा ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, हाँ, लामा कहां पाया जाता है? तो ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्तनधारी है, स्तनधारी है ये। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से एक को छोड़कर के सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, वह अकेला कौन सा है जो नहीं है? प्रायद्वीप के पश्चिम में कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 30, आंसर जाएगा यहाँ पे मरीना, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो हम 50 क्वेश्चन कराने वाले थे, बट वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और आपको रिवीजन भी कराना है, इसलिए हम 30 क्वेश्चन कराने के बाद 30 क्वेश्चन को आपको याद कराने के लिए सभी प्रश्न का एक बार फास्ट रिवीजन कराते हैं। ठीक है, ताकि आपको सारे प्रश्न क्लास में ही याद हो जाए। तो आपने पहला प्रश्न पढ़ा था यहाँ पे, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल क्या कहलाती है? आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ, सवाना। दूसरा प्रश्न, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं लिनिया। तीसरा प्रश्न देखिएगा, शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो यहाँ पे अनाज है प्रमुख फसल। चौथा प्रश्न देखिएगा, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ की जाती है? तो गेहूं के साथ, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा।
5वां प्रश्न देखिएगा, कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र विश्व का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है? तो ब्रेड बास्केट नाम से जाना जाता है स्टेपी क्षेत्र को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व में हरित क्रांति के जनक का नाम है नॉर्मन बोरलाग। 7वां प्रश्न आपके सामने, उत्तर पूर्व भारत में झूमिंग, तो ये आपको पता है स्थानांतरित कृषि के हैं, झूमिंग खेती के हैं, इसी को कहेंगे हम। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बात आ रही है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की, इसको हम क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 9 के लिए ऑस्ट्रेलिया, अर्थात इस प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पे इनका नाम हमने आपको बताया था एमेंडसन, अर्थात आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ पे बोर्नियो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसके लिए आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी चाहिए। कोई भी यूट्यूब चैनल आप देखिए जो आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रहा हो द्वीप महाद्वीप के बारे में, उसको देखिए ताकि आप डीपली नॉलेज पढ़ पाएं। प्रश्न संख्या 12, हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव है और उतना सब कुछ सारी सुविधा नहीं जो हम आपको डिटेल वीडियो बता पाएं, अभी प्रयास करते हैं कुछ चीजें। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में है? तो ये है आपका जोरहाट जिले में। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे, क्षेत्रफल सबसे कम किसका है? यहाँ पे दिए गए विकल्प में आ जाएगा वेटिकन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 आपने पढ़ा, एशिया का क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 44.54 हमने आपको बताया था। किस देश में हिरन सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा हिरन है। सिटोइज में एक धर्म है, कहाँ के लोगों द्वारा माना जाता है? तो जापान में सिटोइज धर्म के लोग रहते हैं। विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं अफ्रीका से। 18 का आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे? तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप। सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश कौन सा है? तो ये रूस है। और अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए, ये जल से घिरा भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। ब्लैक पगोडा कहाँ है? तो ये आपका कोणार्क का मंदिर है, अर्थात कोणार्क में, उड़ीसा में है। लीबिया किस महाद्वीप में है? क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। कैसी लगी क्लास? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। प्रश्न संख्या 24, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका प्रारंभिक नाम था जायरे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपके साथ साथ हमें भी सारे प्रश्न याद हो रहे हैं, तो आपको भी क्यों नहीं याद होंगे, है ना? सारे प्रश्न याद हो रहे हैं, आंसर की थोड़ी देखनी पड़ रही है हर बार। तो ये तरीका अच्छा लगा हमें कि आप लोगों को रिवीजन पसंद आ रहा है, एक बार बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। कोआला ये कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः कनाडा, जापान, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये आपका है जंजीबार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। कहा जा रहा है अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देखिएगा। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जितने लोग बता रहे हैं, गोल्ड कोस्ट बिल्कुल सही है। पेरू का सामान्य भारवाहक पशु क्या है? तो यहाँ पे लामा जो है ये भारवाहक पशु है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से को छोड़ करके सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, कौन सा जो नहीं है? तो इसका नाम था मरीना। यहाँ पे आंसर जाएगा। मंदारिन के बारे में दिए गए विकल्पों के हिसाब से आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है? ये तो आप पहचान लेंगे, लेकिन क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भाषा भी है ये, ठीक है, भाषा भी है और शहर का नाम भी है चीन के। ये तीनों बातें सही हैं, लेकिन ये विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा नहीं है। तो ये आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा जा रहा था क्या सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम कब होती है? उत्तरी ध्रुव के साथ, मकर रेखा के साथ, उत्तरी ध्रुव के वृत्त के साथ, या फिर भूमध्य रेखा के साथ। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। तो पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे ज़्यादा होती है भूमध्य रेखा के साथ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, भूपर्पटी में निम्न में से किसकी सबसे ज़्यादा प्रचुरता होती है? कार्बन, लोहा, सिलिका या फिर कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने।
तो सिलिका सबसे ज्यादा मात्रा में भूपर्पटी में पाया जाता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। और भूपर्पटी तो आप जानते ही होंगे किसको कहते हैं, भूपर्पटी। जल्दी से बताइए, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं इस क्लास को, उन सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 34। अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका के जो निवासी हैं रेड इंडियन, उनको क्या बुशमैन कहा जाता है, अल्पाइन कहा जाता है, अमेरिंद कहा जाता है, या फिर मेस्टिजो कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से बताइए आप लोग। तो यहाँ पे आंसर जाएगा अमेरिंद के साथ। अमेरिका के निवासी रेड इंडियन को क्या कहा जाता है? अमेरिंद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, और बुशमैन किसको कहा जाता है? बुशमैन बताइए, कोई बताएगा? क्वेश्चन नंबर 34 में एक ऑप्शन दे रखा है बुशमैन, कोई बता सकता है? नहीं पता। देखिए बुशमैन के बारे में हम बताएंगे आपको, उससे पहले यहाँ पे अमेरिका के जो आदिवासी हैं, ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, डिटेल से इनके बारे में बताएं, तो कोलंबस की भूल के कारण ब्रह्म जगत उन्हें इंडियन के नाम से जानता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बुशमैन की बात करें, बुशमैन किसको कहते हैं, तो इसके बारे में आप सर्च करिए और बताइए हमें जल्दी से। बुशमैन भी एक प्रकार की जनजाति ही है। बुशमैन एक प्रकार की क्या है, जनजाति ही है। ये कहाँ पाई जाती है? बुशमैन और सान, ये जो है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ? अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में ये पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, अमेरिंद के साथ। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। पृथ्वी तल पर आयरन तथा ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व पाया गया? नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जस्ता? प्रश्न संख्या 35 सही जवाब मिलेगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। देखिएगा, पूछा जा रहा है आयरन तथा ऑक्सीजन के बाद, तो आयरन और ऑक्सीजन के बाद क्या पाया गया? सिलिकॉन। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 10वीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि से संबंधित है? 10वीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि से संबंधित है? पंचवर्षीय योजना अब वर्तमान में नहीं है, मतलब ये प्लान बंद कर दिया गया। ठीक है, बाकी यहाँ से लेकिन अभी भी प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में हम आपको बताएं, तो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 से 1956, और ये हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास किया जाए, इस पर मुख्य उद्देश्य था। फिर दूसरी आई 1956 से 1961। अब यहाँ पे 10वीं पूछ रहा है, तो हम आपको डायरेक्ट 10वीं बताते हैं। 10वीं जो आई है वो आई है, दिए गए विकल्पों के हिसाब से आप किसके साथ जाएंगे? 2001, 4, 5, 2001, 5, 6। देखिए 8वीं रही है 1992 से 1997, और 9वीं रही है 1997 से 2002। 10वीं जो योजना रही है वो 2002 से 2007 तक। तो 7 वाला ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। इसका उद्देश्य क्या था? प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सरकार ने इन योजनाओं को बंद कर दिया है, लेकिन इनका योगदान बहुत है विकास में। भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न रूप में विशिष्टीकृत किया गया है: मृत्यु दर में वृद्धि, पुरुषों के अनुपात में वृद्धि, विकास दर में वृद्धि, या फिर बच्चों व वृद्धों की संख्या में वृद्धि। प्रश्न संख्या 37, और यहाँ पे आंसर जाएगा बच्चों और वृद्धों की संख्या में वृद्धि। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती हैं? आर्थिक समस्या के लिए मेन रूप से, मतलब मुख्य रूप से क्या जिम्मेदार है? तो बेरोजगारी तो है जिम्मेदार, लेकिन बाद में। पहले क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या अगर कम होगी तो रोजगार मिलेगा। भाई हमारे पास 10 सीटें हैं और प्रत्येक सीट पे पता लगे 2000 दावेदार हैं या 20,000 दावेदार हैं, ऐसी वैकेंसी आती हैं,
क्यों आती हैं? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? चिड़ियाघर, कृषि, शेयर बाजार, पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। तो शेयर बाजार में बियर और बुल शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 40, भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 40, जल्दी से बताएं आंसर। बहुत बढ़िया। एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोग लाइक करेंगे तो यहाँ पे आंसर जाएगा प्राथमिक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में वो क्षेत्र आ जाता है अर्थव्यवस्था का जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि हो गई, वानिकी हो गई, मछली पकड़ना, खनन, ये सारी चीजें। द्वितीयक में क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र वस्तुओं का विनिर्माण करता है और तृतीयक जो है सेवा प्रदान करता है। तो यहाँ पे कार्य करने वाले जो लोग हैं वो प्राथमिक सेक्टर में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था से प्रश्न है यहाँ पे। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया। द्वितीयक में आ जाएगा निर्माण, जैसे भवन हो गया, कपड़ा निर्माण हो गया। तृतीयक में आपका आ जाएगा जो सर्विस है, बैंक, बीमा, व्यापार, परिवहन, ये सर्विस में आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 41, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने। ग्रामीण की जगह अगर रूरल विद्युतीकरण लिख के आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाँ, कुछ लोगों का आंसर यहाँ पे गलत होता हुआ तो आंसर जाएगा 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, कोटा क्या है? आयात पर लगाया कर, पूंजीगत पदार्थ का आयात, आयात की मात्रा की सीमा, निर्यात की मात्रा की सीमा। कहते नहीं कोटा है हमारा वहां पे, कोटा। तो दिए गए विकल्पों के हिसाब से यहाँ पे आयात की मात्रा की सीमा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। निम्न में से एक को छोड़ करके अन्य सार्क के सदस्य हैं। सार्क का सदस्य कौन नहीं? सार्क के बारे में हमने आपको कई बार अपने वीडियो में बताया कि सार्क के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, सार्क है क्या। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई थी, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो 8 दिसंबर 1985 बांग्लादेश में सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। इसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क कहा जाता है। 8 देशों का ये आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना हमने आपको बताई, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना है। पूछ लिया जाए अगर आपसे 8वां सदस्य कौन सा, तो 8वां सदस्य पूछा जाता है आपका आपसे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। स्थापना हमने आपको बता दी है। और अब 8 देश हैं, अगर मुद्रा पूछ ले तो 8 मुद्राएं हो जाएंगी। ठीक है, और सार्क का अगर इंग्लिश में फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? सार्क का फुल फॉर्म अगर इंग्लिश में पूछ लिया जाए, हिंदी में तो हमने आपको बता दिया, बताइए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सार्क के 7 सदस्य थे पहले, 8वां हमने आपको बताया। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। देख लीजिए यहाँ पे कौन सा नहीं है। पाकिस्तान तो इसके अंतर्गत आता है, नेपाल भी आता है। तो दिए गए विकल्पों के हिसाब से प्रश्न संख्या 43, म्यांमार जो है ये सदस्य नहीं है। म्यांमार की राजधानी क्या है? बर्मा। म्यांमार की राजधानी बताइए। बिल्कुल सही। ठीक है, म्यांमार की राजधानी जो है बर्मा है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन राजधानी मांडले थी। ठीक है, प्राचीन राजधानी क्या है? मांडले। और नाय
कैसे बोला जाएगा इसको, नायपीडा, ठीक है। वर्तमान में ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। म्यांमार जो है ये जम्बूद्वीप एशिया का एक देश है और भारतीय नाम इसको, भारतीय में इसको कहा जाता है ब्रह्मा देश। पहले म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था। और बता दें आपको, इसकी राजधानी की बात करें तो नायपीडा, ऑप्शन में अगर आपको मिलेगा तो आप यही लगाएंगे नायपीडा। और सबसे बड़ा देश की भूतपूर्व राजधानी यांगून है, जिसे पहले रंगून के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते हैं। किस पर ब्याज नहीं देते हैं? बचत यानी सेविंग अकाउंट, चालू यानी करंट, सावधि जमा, आवर्ती जमा। प्रश्न संख्या 44। तो जो करंट अकाउंट होता है उस पर ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। म्यांमार की राजधानी, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपीडा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? सबसे बड़ा नगर पूछेगा तब रंगून आएगा। प्रश्न संख्या 45, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने। सही जवाब मिलेगा प्रश्न संख्या 45 के लिए, जनसंख्या वृद्धि। ये जो है आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय भारत को कहाँ से मिलती है? तो सेक्टर के बारे में हमने आपको अभी भी जस्ट बताया था। अगर आप लेट में जुड़े हैं क्लास में, ठीक है, तो आप इसको एक बार बैक करके देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा तब देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 46 के लिए आंसर कीजिएगा फटाफट से। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, सबसे बड़ा भाग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक किससे प्राप्त होता है? भारत की राष्ट्रीय आय। जल्दी से बताइएगा। द्वितीयक सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इस हिसाब से तो यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 47। 2001 है, सॉरी 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़। और अभी कितनी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कितना हम लोग तरक्की कर गए हैं जनसंख्या के मामले में। बताइए। पहले थी 102.8 करोड़, है ना, अभी है 135.26 करोड़, मतलब 2018 का ये डेटा है, ठीक है। इतना हम लोग आगे आ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 48। सन 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? प्रश्न संख्या 48, 48वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने। और 1969 में जो राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, उसमें 14 बैंक थे। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था को लाभ होता है भारत में। सर्विस जो होती हैं, जैसे बैंक हो गया, बीमा हो गया, सारी चीज़ें। भारत के किस राज्य में 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दर अल्पतम है, कम है?
सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स, आयकर जो है, इनकम नहीं, हाँ इनकम टैक्स महाराष्ट्र से मिलता है भारत को। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 49 2001 की जनगणना के अनुसार अल्पतम पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 49। तो ये है अपना आपका बिहार, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका थोड़ा सा अलग ही है। बाकी के जो नोट होते हैं वो तो रिजर्व बैंक के गवर्नर करता है हस्ताक्षर, बट जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और आरबीआई की स्थापना आप जल्दी से कमेंट करिए कब हुई थी। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अति उत्पादन, मंदी, कीमत विभेद, मुद्रास्फीति। प्रश्न संख्या 51। तो मुद्रास्फीति कहा जाता है जब लगातार कीमतें बढ़ रही हों। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? आयकर, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद कर, सीमा शुल्क। निगम कर मुख्य स्रोत है। आंसर होगा यहाँ पे दिए गए विकल्पों के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, राष्ट्रीय आय बढ़ाना, भुगतान में असंतुलन सही करना, निर्यात को प्रोत्साहन। इंटरनेशनल बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने। आंसर होगा यहाँ पे राष्ट्रीय आय बढ़ाना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? माल और सेवाओं का वितरण, मुद्रा संचालन, मांग और पूर्ति, उपभोग और आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने। तो ये मुद्रा संचालन से संबंध है आपका, ग्रीष्म का नियम का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। औद्योगिक क्रांति से क्या आया? पूंजीवाद, आधुनिक युग, प्रज्ञात्मक क्रांति या फिर फासिज्म। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवाद का उदय हुआ। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहां वस्तुएं क्वेश्चन नंबर 56 आपने पढ़ लिया। तो यहाँ पे आंसर जाएगा मांग पूर्ति से अधिक होती है। डिमांड जो है वो पूर्ति से अधिक होती है। विक्रेता बाजार, भाई आप मार्केट में जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे जो चीज़ आप डिमांड करते हैं हर चीज़ नहीं मिलती है। मांग क्या है? पूर्ति से अधिक होती है। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनः रचना और विकास बैंक के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह, 3 माह, 1 महीना, 15 दिन। प्रश्न संख्या 58। तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? शून्यकाल 1 घंटा। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये उत्तर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, सबको पता होगा। और अभी रिवीजन हम कराएंगे। प्रश्न संख्या 61 है यहाँ पे, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? प्रश्न संख्या 61। तो यहाँ पे इसका आंसर जाएगा, जल्दी से बताइएगा, 61 के लिए आंसर जाएगा 30 वर्ष। 60 का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सबका कमेंट चेक करेंगे और सभी के कमेंट्स का रिप्लाई भी करते हैं। अब जो है क्या करते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों का एक बार फास्ट रिवीजन करा देते हैं। जो आपने क्वेश्चन नंबर 31 से आपने पढ़ रखा है उनका फास्ट रिवीजन कराते हैं, जैसे आपने कल की क्लास में किया था, ताकि आपको जो प्रश्न पहली बार में गलत हुए थे वो क्या हों, याद हो जाएं। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं प्रश्न संख्या 31। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। संख्या 40, 45, 50 तक ही रहती है। आप लोग शेयर नहीं करते क्या? करते भी होंगे तो अभी लोग सो रहे हैं ना। अभी जब एग्ज़ाम की डेट आएगी, फॉर्म भरेंगे, तब तैयारी शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 31 से फास्ट रिवीजन। आपको सिर्फ 5 सेकंड दिया जाएगा और आंसर बता दिया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर देना स्टार्ट करिए। पहले का आंसर गया यहाँ पे 31 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए,
34वां प्रश्न आपने पढ़ा है कि जो रेड इंडियन होते हैं उनको हम अल्पाइन नाम से नहीं जानते, उनको हम अमेरिंद नाम से जानते हैं। और अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन यानी आयरन और ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व आया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, अभी बिल्कुल फुल दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आंसर जाएगा सिलिकॉन के साथ, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 36, 2002 से 2007। 37वां प्रश्न, बच्चों और वृद्धों की संख्या में वृद्धि जनसंख्या की अधिकता के कारण, बियर और बुल, इसका संबंध है शेयर बाजार से। प्राथमिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले लोग, 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना हुई। कोटा क्या है? तो आयात की मात्रा की सीमा को कोटा कहा गया। सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है। करंट अकाउंट पे कोई ब्याज नहीं मिलता बैंक में। जनसंख्या वृद्धि जो है आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक कह रहा है, पारिवारिक नियोजन नहीं कह रहा है। - 2001 में जनसंख्या थी 102.8 करोड़। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बिहार 2001 के अनुसार। वित्त सचिव, मुद्रास्फीति, निगम कर, राष्ट्रीय आय बढ़ाना, मुद्रा संचालन, पूंजीवाद का उदय हुआ, पूर्ति मांग से अधिक होती, सॉरी मांग पूर्ति से अधिक होती है। डिमांड जो है वो पूर्ति से ज़्यादा होती है। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी, 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। शून्यकाल 1 घंटा। अब इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लोकसभा के लिए न्यूनतम, राज्यसभा के लिए हमने आपको बता दिया 30 वर्ष और 6 वर्ष का कार्यकाल रहता है। तो 30 में क्या स्कोर रहा आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं। तो लाइव में नहीं, आप वीडियो जब अपलोड हो जाता है तब आप कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे आपको एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, देखिए एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छा सा वीडियो बना रखा आपने प्रधानमंत्री के बारे में। यहाँ पे आ रहा होगा, एक यहाँ पे आ रहा होगा, तो उसको क्लिक करके देखिएगा। और यहाँ पे एक लोगो बन करके आ रहा होगा एग्ज़ाम लवर का, उसको आप क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।